हेलो एंड वेलकम बैक टू सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट शिवान। आज के क्लासेज में हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग दो महत्वपूर्ण रिएक्शन एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जनरली दो टाइप्स होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत बार तो एग्जामिनेशन में पूछ दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसका डिफिनेशन लिख करके आप एक क्या करोगे, उदाहरण दे दोगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, बिकॉज हम जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे होगा कम क्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु द्वारा जो होता है रिप्लेस हो जाता है। तो वहां पे कैसे होता है, किस धातु का क्रियाशीलता अधिक होता है, किस धातु का क्रियाशीलता कम होता है, इसको देखने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर का देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर में यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कुछ तत्वों के नाम। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा जिसको आयरन कहा जाता है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड जिसको सोना कहा जाता है और Pt मतलब प्लेटिनम होता है। ये महत्वपूर्ण धातु हैं। इनमें कुछ धातुएं हैं जिनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर में यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो वहां पे तत्व या धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। मतलब जो सबसे टॉप पर होगा, सबसे टॉप पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम है, इस वजह से पोटेशियम यहाँ पे जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर कहा जाए तो वहां पे पोटेशियम हो जाता है। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग याद रखोगे, कुछ कुछ का उपयोग एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दे दें तो हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन को यहाँ पे स्टार बहुत सारे बुक में दिया होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हम तत्वों में जितना ही जाते हैं उनकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होती है, और इनसे नीचे आते हैं तो इनकी क्रियाशीलता भी होती है बट इतनी कम होती है कि इसको शून्य मान लिया जाता है। बट इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग आते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को तो पता ही है सब कुछ। अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट निकाले, वहां से सारे वीडियोज को देखें, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, कम क्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु द्वारा जो होगा विस्थापित हो जाएगा। कहने का मतलब एक मैं हूं यहाँ पे, ये मान लीजिए मैं हूं, यहाँ पे मैं हूं, ये कोई दूसरा पर्सन आप हो, ठीक। मेरी शक्ति जो है अगर कम है, मेरी शक्ति क्या है, कम है, तो कम है तो डाउन एरो, और इसके अधिक है तो ज्यादा एरो। तो यदि हम किसी घर में रह रहे हैं और ये अधिक शक्ति वाला आदमी है और मुझे हटा दिया और मेरे जगह पे ये आ गया तो मुझे विस्थापित कर दिया, ठीक। उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है, कम क्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करेगा और वहां पे जो होगा कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, उसका जगह ले लेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। डिफिनीशन पहले सुन लीजिए। डिफिनीशन क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के तत्व के परमाणु या आयन भी कह सकते हो, तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, CuSO4 के जलीय विलयन में जब लोहा को डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब लोहा को डाला है, तो यहाँ पे दो धातु है, एक आया आपका कॉपर और दूसरा आया लोहा। अब यहाँ पे इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए कॉपर का जगह कहाँ है, यहाँ पे है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, लोहा कहाँ है, यहाँ है। दोनों में ऊपर कौन है, लोहा, तो लोहा की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे जो सल्फेट है ना, अब सल्फेट की जगह पे क्या आ जाएगा, सल्फेट के साथ अब क्या आ जाएगा, लोहा। तो ये रिएक्शन जब करेगा तो यह हो जाएगा FeSO4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, समझना है। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के AQ मतलब जलीय विलयन में जब लोहे धातु के टुकड़े को डाला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, FeSO4 फेरिक सल्फेट तथा कॉपर जो होता है मुक्त होता है, कॉपर धातु मुक्त होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट के साथ है कॉपर और अलग से क्या डाल रहे हैं, लोहे को। तो यहाँ पे दो धातु है, कॉपर और लोहा। कॉपर और लोहा रिएक्टिविटी ऑर्डर में कॉपर से लोहा ऊपर है, इसका मतलब लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा है। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वह रिप्लेस कर देगा किसको, किसकी कम क्रियाशीलता है, कॉपर की। कॉपर को यहाँ से सल्फेट के साथ हटा दिया और जाके खुद लग गया, तो यह हो गया किसका, कॉपर सल्फेट और लोहे का जलीय विलयन का। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं,
इसी का एग्जांपल लेके यहाँ पे ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक को डाला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे भी आया दो एलिमेंट, एक कॉपर दूसरा जिंक। कॉपर कहाँ है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, तो इस मार्क को मैं हटा देता हूँ। ठीक, कॉपर यहाँ पे कहाँ है, तो कॉपर जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ पे है। दोनों में अत्यधिक क्रियाशील कौन है, जिंक है। तो कौन बदलेगा, जिंक। यहाँ से कॉपर हटेगा और क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, तो ये बनेगा ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ पे बच क्या गया, सल्फेट हो गया, जिंक हो गया, तो बच गया कॉपर, और कॉपर धातु यहाँ पे मुक्त हो जाता है। समझ में, इसका नाम लिख दोगे आप जिंक सल्फेट। ठीक, समझ में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल एकल विस्थापन अभिक्रिया में। अब देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक और पॉइंट लिखा है मैंने, कम क्रियाशील अधातु उसके यौगिकों द्वारा विस्थापित हो जाता है। कैसे विस्थापित होता है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूं आपको। कम क्रियाशील धातु उसके यौगिक द्वारा कैसे विस्थापित होगा, इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए, जब सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में, सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पे देखिए यौगिक का हम लोग उसका धातु द्वारा, सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस ब्रोमीन अधातु के रूप में। यहाँ पे देखिए केमिकल को पहले बैलेंस कर दिया, यहाँ पे सोडियम की मात्रा 1, यहाँ पे सोडियम के एटम 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। यहाँ 2 लगा तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 और पुनः यहाँ भी 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये जो सोडियम ब्रोमाइड था इस ब्रोमीन को जो है विस्थापित कर दिया कौन, क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। हम लोग क्या देखें, कम क्रियाशील धातु अधातु, तो यहाँ पे अधातु के रूप में कौन है, क्लोरीन। ये क्या है, उसके यौगिक, तो यह एक यौगिक है, इसके द्वारा विस्थापित हो जाता है, यहाँ से ब्रोमीन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो समझ में आया होगा पॉइंट से। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, या पोटेशियम आयोडाइड या क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे 2 तत्व आते हैं, एक आयोडीन दूसरा क्लोरीन। आयोडीन और क्लोरीन का जलीय विलयन, तो यहाँ पे बना लेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस यहाँ से आयोडीन मुक्त हो जाता है। वहां पे देखिए इक्वेशन को बैलेंस कर ले, क्लोरीन यहाँ पे 2, तो सेम वही तरीके से यहाँ भी बैलेंस होगा इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे था कौन पहले से आई, इसको विस्थापित कौन किया, क्लोरीन। तो यहाँ भी क्लोरीन आयोडीन से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। समझ में आया कि नहीं पॉइंट्स, एकदम इजी पॉइंट्स आप करोगे समझ में आ जाएगा, आप इसको ऐसे ही लिख लोगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हम लोग इसमें देखे थे कम क्रियाशील धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु से विस्थापित हो जाता है। उसी में एक और पॉइंट्स देखे कि कम क्रियाशील अधातु उसके यौगिक द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसमें क्या होगा ना, इसमें एक तत्व के आयन, एक तत्व या यौगिक आयन दूसरे तत्व या यौगिक आयन से एक्सचेंज कर लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक आयन अपने आप में अपने स्थान का अदला बदली करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए AB एक यौगिक है और दूसरा CD एक यौगिक है। AB और CD आपस में रिएक्शन करेगा, तो किसी भी रासायनिक सूत्र का पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी रिएक्शन नहीं करेगा, ना नेगेटिव नेगेटिव कभी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो कर सकता है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव के साथ, तो A और D आपस में एक प्रोडक्ट बनाएगा मिल करके, और प्लस यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव B और C मिल करके आपस में एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो यही उभय विस्थापन अभिक्रिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, उसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
एग्जाम्पल इसका लीजिए। पहला एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को डाला जाता है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन कैसे करेगा। आप क्या करोगे, पहले पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव ये, इसका निगेटिव ये, इसका पॉजिटिव ये, इसका निगेटिव ये, पॉजिटिव जाएगा इसके निगेटिव के साथ, निगेटिव जाएगा इसके पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे क्या है, NaNO3 NaNO3 प्लस सोडियम नाइट्रेट और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl। इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, सोडियम एक, क्लोरीन एक, Ag वहां भी एक, और यहाँ पे NO3 केमिकल बैलेंस है, इसको तो बैलेंस ही नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि यह इसका आयन, इसका पॉजिटिव आयन इसका निगेटिव आयन के साथ, इसका निगेटिव आयन इसका पॉजिटिव आयन के साथ आपस में मिल रहे हैं, और AgCl का यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होता है, और अवक्षेप कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गए। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराया जाता है, Na2SO4 का रिएक्शन हम कराते हैं, तो क्या देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पहले बांट दो, यह पॉजिटिव यह निगेटिव, यह पॉजिटिव यह निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ यह क्या बना देगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस यहाँ पे क्या बना देगा, NaCl NaCl, और यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 2NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो, बैलेंस लग रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या देखें, इसका पॉजिटिव आयन इसका निगेटिव आयन के साथ अपने स्थान को अदला बदली किया। अरे यह एक यौगिक हुआ, यह एक यौगिक हुआ, दोनों के आयन आपस में चेंज करके नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। भोजपुरी में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे विस्थापन की प्रक्रिया 2 बार, एक बार इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, एक बार इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो 2 बार विस्थापन हुआ ना, 2 बार जगह अदला बदली हुआ, इसीलिए यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में पढ़ना है, छोटे छोटे वैद्युत अपघटन पिछले क्लास में डील किए थे, जो विद्युत धारा से होगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अपने आयनों का कैथोड पे इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे प्लस को और एनोड पे माइनस को मुक्त करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम लोगों ने लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है, लाइट के इंसिडेंट में होती है, लाइट की उपस्थिति में होती है, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस में इसका उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कभी कोई पूछ दे कब बनाते हैं, तो दिन में बनाते हैं, बिकॉज सूर्य का प्रकाश हमेशा उन्हें दिन में मिलता है। ठीक, तो ये बात आप लोग महत्वपूर्ण बात अपने से भी कर लोगे, बुक में छोटा छोटा टॉपिक में दिया है तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, अच्छा अवक्षेप अभिक्रिया के बारे में, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पूछोगे तो इसी को आप लिख दोगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप के रूप में कोई पदार्थ हमें प्राप्त होता है, अवक्षेप हमारा ठोस रूप में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और अवक्षेप का एग्जांपल लेके और इसी को लिख दोगे। ठीक, अवक्षेप को डिनोट करने के लिए पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, इसका उपयोग किया जाता है, डाउन एरो का यूज किया जाता है। तो अवक्षेप का उदासीनीकरण अभिक्रिया आगे भी पढ़ना है, यहाँ भी आप पढ़ लो। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल तथा भस्म आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। एसिड बेस और साल्ट में आप लोग पढ़ोगे तो धैर्य रखो, आप वहां पे भी कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, वो क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। उसके बाद ज्वाला, फ्लेम, मोमबत्ती चैप्टर इंड, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। ठीक, आज की वीडियो सेशन के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।